हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली कि अगर मैं शादी करूंगी तो केवल घर के नौकर से ही करूंगी। मैं उसकी इस जिद के आगे हार गया और मजबूरी में उसका रिश्ता घर के नौकर से कर दिया। लेकिन शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरे नौकर की हालत अजीब सी होने लगी। जब भी मैं उससे कुछ पूछता तो वह सिर झुका लेता। अब मुझे शक होने लगा, इसलिए एक रात में नौकर के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के कमरे में सो गया और कुछ देर बाद जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी जान ही ले ली, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे साथ मेरी बेटी की इस हालत से परेशान हो चुका था। जब भी मैं उससे बात करता तो वह गुस्सा हो जाती। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा पढ़ा लिखा और प्रोमिंग लड़का देखा है। मेरी बेटी ने यह सुनकर, हाँ पापा, मुझे कोई अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का नहीं चाहिए। अगर मैं शादी करूंगी तो केवल हमारे घर के नौकर से ही करूंगी। मुझे लगा शायद मेरी बेटी मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन जब वह बहुत अच्छा रिश्ता आया और मैंने उसका फोटो अपनी बेटी को दिखाया तो वह कहने लगी, पापा यह क्या घर का नौकर बनेगा? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं मधु, यह लड़का बहुत बड़े खानदान से है और उसका खुद का बिजनेस भी है। मेरी बेटी नाराज होकर बोली, पापा तब आप अपना और मेरा वक्त खराब मत कीजिए। जब मैंने कह दिया कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ घर के नौकर से ही करूंगी, तो फिर क्यों आप मेरी बात नहीं मानते? मैं सोच में पड़ गया, आखिर बेटी सच में ऐसा क्यों चाहती है? जब मैंने उससे पूछा तो मधु ने कहा, पापा मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन जब आप इतना जोर डाल रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, पर एक शर्त है कि जब भी मैं करूँगी तो केवल हमारे घर के नौकर से ही करूँगी। यह बात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मधु बचपन से ही जिद्दी और एक बार जो ठान ले फिर उसे बदलना आसान नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, नौकर भी इंसान होता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी शादी नौकर से कर दी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि मधु ने ऐसी क्या कमी थी जो उसे नौकर से शादी करनी पड़ी। लेकिन मधु ने साफ कह दिया कि मुझे लोगों की परवाह नहीं, आज तक मैंने किसी की परवाह नहीं की। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ घर के नौकर से ही करूंगी। आखिरकार मैंने भी अपनी बेटी की इज्जत के आगे हार मान ली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं अपने घर के नौकर को इसके लिए कैसे राजी करूं, और अगर वह मना कर दे तो क्या होगा? फिर मैं उनसे मधु का यह फैसला मान लिया, क्योंकि मैं जानता था कि वह जल्दी से जल्दी शादी करके अपने घर हो जाए। क्योंकि मुझे अपनी बेटी प्रिया के बारे में भी सोचना था। जब तक मधु की शादी नहीं हो जाती मैं प्रिया की शादी नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि प्रिया की पढ़ाई पूरी हो और मधु के शादी के बाद ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ सकूं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाए और मैं अपना हाथ झाड़कर निश्चित हो जाऊं, क्योंकि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी और मुझसे अब बिजनेस भी नहीं संभाल सकता था। लेकिन मुझे इस बात पर फक्र नहीं की, क्योंकि मधु ने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब मैं चाहता था कि प्रिया भी अपनी जिंदगी में सुकून से आगे बढ़े। मैंने मधु को उसकी पढ़ाई पूरी कर घर का बिजनेस संभालने में हमेशा सहारा दिया, लेकिन प्रिया को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और मैंने कभी भी अपनी बेटी पर कोई फैसला
थोपने की कोशिश नहीं की। दोनों को आज़ादी दी कि वे अपने करियर का चुनाव खुद करें। जब मधु 5 साल की थी और प्रिया केवल 2 साल की, तभी उनकी माँ दुनिया से चली गई। उस समय मेरी उम्र भी कम थी, इसलिए दोनों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी ताकि मेरा घर परिवार संभल जाए। लेकिन मैंने अपनी बेटियों के कारण यह कदम कभी नहीं उठाया। हर इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन मुझे अपनी दोनों बेटियों से इतनी मोहब्बत थी कि उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। और यही वजह थी कि आज मैं अपनी बेटियों की शादी घर के नौकर से करने को भी तैयार हो जाता था। लेकिन जब भी कोई मुझे दूसरी शादी करने को कहता तो मेरे मन में बस यही ख्याल आता कि अगर मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी बेटियों की देखरेख न की तो उन्हें सौतेली बेटियों जैसा व्यवहार दिया तो मैं क्या करूँगा। इसी डर से मैंने दूसरी शादी नहीं की और अपनी बेटियों को ही अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लिया। मैंने हमेशा चाहा कि मेरा घर आंगन खुशनुमा माहौल से भरा रहे और मेरी बेटियां मुझसे दोस्त की तरह रहें। सब एक दूसरे से खुलकर बातें करें। लेकिन मैं इसमें कुछ हद तक असफल रहा, क्योंकि प्रिया तो मुझे कुछ बता देती थी, पर मधु न जाने क्यों अक्सर चिड़चिड़ी रहती और हर छोटी बात पर जला उठती। शुरू में मैंने सोचा शायद माँ की कमी की वजह से वह ऐसा कर रही है, बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरा यह भ्रम टूट गया, क्योंकि उम्र के साथ साथ वह और भी ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी होती गई। वह खूबसूरत जरूर थी, लेकिन स्वभाव से उतनी ही हट्टी और कठोर होती जा रही थी। मैंने सोचा कि मधु की शादी ऐसे लड़के से करूं जो बहुत खुश मिजाज हो, अपनी बातों से मधु को हंसाए खिलखिलाए, ताकि मैं अपनी बेटी के चेहरे पर वही मुस्कान देख सकूं जिसे देखने की तमन्ना मैंने वर्षों से की थी। लेकिन इस बार भी मधु की जिद के आगे मेरी चाहत अधूरी रह गई और मैंने उसकी बात मान ली। अब मेरी सबसे बड़ी उलझन यही थी कि मैं रज्जू से कैसे कहूं कि आज मेरी बेटी मधु मुझसे प्रश्न करने लगी है। काश रामलाल आज जिंदा होता तो वह रज्जू से खुद बात कर लेता, यह रिश्ता मंजूर है या नहीं। रज्जू हमारा ड्राइवर है और रामलाल का बेटा है। वह दिल से बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। रामलाल का परिवार तो पीढ़ियों से हमारे यहाँ काम करता आया है। वह सिर्फ नाम का ड्राइवर था, पर असल में वह मेरे लिए एक सच्चा दोस्त था। मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी आती, मैं दिल का बोझ हल्का करने के लिए सबसे पहले रामलाल से ही करता और वह मुझे हमेशा सहारा देता। जब रज्जू 7 साल का था, तभी रामलाल अपना परिवार गांव से शहर ले आया था और तब से यही हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए थे। एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें रामलाल और उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसी दिन से रज्जू की आवाज भी चली गई। वह फिर कभी बोल नहीं पाया। मैंने रामलाल से वादा किया था कि रज्जू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और अपना वादा निभाते हुए मैंने रज्जू को अपने ही घर में रखा और उसकी उतनी ही परवाह की जितनी अपनी बेटियों की करता था। मैं चाहता था कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन रज्जू अपने बाप दादा की तरह बस हमारी सेवा में ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। आज मैंने सोचा कि ऑफिस जाते वक्त रज्जू के मधु के रिश्ते की बात करूं, ताकि साफ हो जाएगी वह इस बारे में क्या सोचता है। मुझे तो पता था कि वह मेरे हर शब्द को हुक्म की तरह मान लेगा, लेकिन मैंने उसे कभी ड्राइवर का बेटा या नौकर नहीं समझा। वह तो मेरे घर का ही सदस्य था, जैसे मेरी बेटियों के लिए है। मैंने रास्ते में ही रज्जू से बातचीत शुरू की
और धीरे धीरे बात को मधु और उसके रिश्ते तक ले गया। यह सुनकर रज्जू तुरंत बोला कि कैसे मैम साहब मधु से शादी कर सकता हूँ, वह उसके लायक ही नहीं हूँ। कहाँ मालकिन और कहाँ वह एक नौकर। यह सुनकर मैंने उसे डांट दिया और कहा कि मालकिन और नौकर की बातें कहाँ से आ गई? क्या मैंने कभी तुम्हें अपना नौकर माना है? इस पर वह चुप हो गया और उसे मधु की जिद के आगे बताया गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि रिश्ता तभी होगा जब वह अपनी मर्जी से मान ले। इस पर कोई दबाव नहीं। उसने सिर झुका लिया और मैं उसका यह इशारा समझ लिया। फिर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने केबिन में मधु को बुलाकर कहा कि मुझे उससे कुछ बात जरूरी करनी है। मधु ने कहा, पापा अगर कोई बात खास है तो घर पर करेंगे, ताकि अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि काम के आगे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी दिल को समझाया कि ऐसे बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। ठीक है, वह चली गई, लेकिन रात को वह खुद मेरे कमरे में आई और बोली, पापा जो आप कहना चाहते थे वह कह दीजिए। मैंने कहा कि आज मैंने रज्जू से बात की थी, लेकिन बेहतर होता है कि तुम दोनों आपस में बैठकर बात कर लो। अगर दोनों की रजामंदी तो फिर यह रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। यह सुनते ही मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गया और वह बोली, पापा मेरी मांग तो बस इतनी ही थी कि मेरी शादी करके नौकर से हो। अगर रज्जू को कोई आपत्ति नहीं है तो उसने हाँ कह दी तो मैं यह रिश्ता मंजूर करती हूँ। अब आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं उसकी बात सुनकर सिर हिलाता रह गया और वह अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं सोच में डूब रहा था कि न जाने इस लड़की को क्या हो गया कि हर बार उसकी जिद जाकर इसकी बात पर आकर टिक जाती है कि उसे नौकर से ही शादी करनी है। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।